ठीक है, इस पर आप फर्दर आपसे बात कर रहा हूँ। चैप्टर की तरफ आ रहा हूँ, चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले प्रोटीन से रिलेटेड बात करना। ठीक है, गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स की डेफिनेशन में प्रोटीन क्यों डिफाइन करें? Combination of amino acids. पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। छोटे से छोटे प्रोटीन में भी आपको 60 के करीब अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, छोटे से छोटे प्रोटीन में भी आपको 60 के करीब अमीनो एसिड्स मिलेंगे। तो प्रोटीन दे आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर। एक अमीनो एसिड के अंदर आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट मिलेगा और एक अमीनो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से OH निकल जाएगा, अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन निकल जाएगा। इससे क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आइए आइए, ये आपके सामने पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन। ठीक है, दो अमीनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ एक तरफ से OH निकला है, यहाँ हाइड्रोजन निकला है, ये वाटर की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है कि इसमें आपके पास वाटर रिमूव हुआ। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स आपके पास 26 हैं और उससे बनाई जाने वाली जो वर्ड्स हैं वो इनफाइनाइट। अमाइनो एसिड्स की तादाद के बारे में बात करें, कोई 20 के करीब अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। आपने सेकेंड ईयर के अंदर नाम सुना है? ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर आपने नाम सुना, नाम बता दें 20 के 20 से। ये थोड़ी आवाज इनकी लो है तो मैं उसको रिपीट करूंगा। फिनाइल एलानीन, ल्यूसीन, वैलिन, हिस्टडीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, सेरीन, लाइसिन और ठीक है, मैं नाम रिपीट कर दूं जो उन्होंने रिपीट किए। वह फिनाइल एलानीन,
ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मैथ्योनीन, वैलिन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलानीन, टायरोसिन, हिस्टीडीन, ग्लूटामीन, एस्पराजाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन। ठीक है, टोटल 20 अमाइनो एसिड आपके पास मौजूद है। इससे बनने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो हजारों की तादाद में, 10,000, 20,000, ठीक है, इससे कहीं ज्यादा। चलें, तो प्रोटीन्स दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात कर रहा हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, helical coiled arrangement of amino acids. Tertiary structure, when there are folds and superfolds in the structure, structure is said to be tertiary. And when और quaternary structure में quaternary structure में आपके पास जरूरी नहीं है कि चार हो, दो या दो से ज्यादा आपके पास मौजूद हैं। हम उसको क्या नाम दे सकते हैं? उसको नाम दे सकते हैं that this is what, this is the quaternary structure। मैं डेफिनेशन इनकी बता रहा हूँ, जरा देख लीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो तकरीबन 51 अमाइनो एसिड्स पे कंप्राइज करता है, लीनियर स्ट्रक्चर माना जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की खास बात है, मैंने अपने सवाल में पूछा भी था आपसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। ठीक है, हियर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल कॉइल स्ट्रक्चर आ रहा है। इंसान के जो बाल होते हैं, ये इंसान का बाल है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन करूं तो आपको उसके अंदर इसके बंडल्स मिलेंगे और इसके अंदर फर्दर आपको बंडल्स मिलेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो कर रहा हो। इसके अलावा आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये फोल्ड है और ये इसके अंदर मौजूद है सुपर फोल्ड। ठीक है, फोल्ड और सुपर फोल्ड आपको स्ट्रक्चर के अंदर मिल रहा है। So when there are fold or superfold in a structure, the structure is said to be tertiary. When there are folds or superfolds, quaternary structure में जरूरी नहीं है चारों। When any two or more primary, secondary or tertiary combine together, they form quaternary structure। ठीक है, वो क्या बनाता है? वो कहलाता है आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल में आपके पास आता है मायोग्लोबिन। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको मायोग्लोबिन मिल रहा है।
और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको हीमोग्लोबिन मिल रहा। क्या कोई बोल रहे हैं मुसलसल? आप बताना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? कोई यहाँ पे बोल रहा है? कोई आवाज नहीं चाहिए बिल्कुल। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दे मोस्ट आर फाइब्रस प्रोटीन्स, और टर्शरी और क्वार्टरनरी जो है, दे मोस्ट आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। मतलब ज्यादातर जो एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं वो आपके पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, ओके। तो प्रोटीन्स की सबसे अहम क्लासिफिकेशन उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। हमारी बॉडी में ज्यादातर आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज आपको और भी मिलेगी, आपने पढ़ी होगी, इस सल्फर जो है वो प्रोटीन, अक्सर प्रोटीन का हिस्सा है। सल्फर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस। तो सल्फर इन द फॉर्म ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस जो है वो यहाँ पे मुतादद प्रोटीन जो है वो आपको उसके अंदर मिलेंगे। आपको इंसुलिन के अंदर भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस मिलेंगे, आपको बालों के अंदर भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस मिलेंगे, जिसकी वजह से बालों के मुख्तलिफ शेप्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं डाइसल्फाइड लिंकेजेस फॉल्ट करते। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चेंज होती है, लेकिन डाइसल्फाइड लिंकेजेस मेनली इन्वॉल्व होते हैं जो बालों के मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह। ओके, इसको कॉपी करना है, कॉपी करें, तस्वीर लेना है, तस्वीर लें, फिर आगे बात करें।
स्क्रीन में देखिए यहाँ पे ना लाइटें आ रही है, ये इसमें से कोई लाइट आ रही है, शायद वो आपको बंद करना पड़ेगी। ये लाइटें आ रही हैं इसकी, पीछे वाली लाइटें नहीं आ रही, ये वाली लाइटें आ रही हैं। यहाँ से आ रही है। ठीक, अभी भी है इसके ऊपर, ये वाली लाइटें आ रही है, ये वाली, ये जो वाली दो बंद करके देखें कैसे बता। मच बेटर। ठीक है, मिटा सकता हूँ। ठीक है, तवज्जो आपकी तरफ, आपने
आपने अभी जो क्लासिफिकेशन देखी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी, वो भी स्ट्रक्चर वाइज एक क्लासिफिकेशन है। जो क्लासिफिकेशन आपने देखी वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है, और ये है स्ट्रक्चर फॉर्मिंग। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं प्रोटीन्स। अमाइलॉइड जो है, फर्ज करें किसी जगह पर एमसीक्यू में आपके पास आ गया अमाइलॉइड का नाम लिखा हुआ, आगे आप कहेंगे कि पता नहीं क्या चीज है। अमाइलॉइड एक प्रोटीन है। ठीक है, खास तौर पे सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं और सेल्स को आपस में जोड़ने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी स्पेशली ब्रेन। ठीक है, अमाइलॉइड सेल सरफेस पे मिलता है। ठीक है, खास तौर पे रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। कॉन्ड्रोकैल्सिन कार्टिलेजेस में आपको मिलेगा, प्रोटीन का नाम है, कार्टिलेज में मिलेगा। कोलेजिन, हमारे बॉडी में तकरीबन 11 किस्म के कोलेजन मौजूद हैं। बोन्स में टाइप 1 कोलेजन होता है, कार्टिलेजेस के अंदर टाइप 2 कोलेजन मौजूद होता है। इसी तरह टोटल 11 किस्म है। हमारी ब्लड वेसल्स में भी कोलेजन मौजूद होता है। ठीक है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। इलास्टिन, हमारे लंग्स इलास्टिक हैं। ठीक है, वहां पे आपको खास तौर पे इलास्टिन मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स के अंदर आपको इलास्टिन मिल रहा है। और कोलेजन आपके पास बोन, कार्टिलेज, ऑलमोस्ट हर जगह आपको मिलेगा कोलेजन। फर्दर आइए, जिलेटिन, जिलेटिन एक न्यूट्रिटिव प्रोटीन है। ठीक है, न्यूट्रिटिव प्रोटीन है, जेली के अंदर आपको मिलेगा। केराटिन आपको हेयर्स में मिलेगा, नेल्स में मिलेगा और स्किन की सरफेस पे मिलेगा। कैडिस फ्लाई, मकड़ी का जो वेब होता है ना, जाला होता है, उसके अंदर मिलेगा कैडिस फ्लाई प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन, आपने सेकेंड ईयर के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ा हुआ है। एक्टिन प्रोटीन आपको सार्कोमियर के अंदर मिलेगा। मायोसिन प्रोटीन भी आपको सार्कोमियर के अंदर मिलेगा। फिब्रिलिन प्रोटीन भी आपको सार्कोमियर के अंदर मिलेगा। टाइटिन प्रोटीन भी आपको सार्कोमियर के अंदर मिलेगा। आप पीछे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़कर आ रहे हैं, तो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो भी आपको सार्कोमियर के अंदर मिलेगा। ठीक है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो भी आपके पास आपको सार्कोमियर के अंदर मिलेगा। ओके, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह के अंदर मिलेगा आपको। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर मिलेगा। चले, तो मैंने आपको मुख्तलिफ प्रोटीन्स के नाम बता दिए। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन्स के आपको फंक्शंस बताने जा रहा हूं।
इसकी एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके एंट्री टेस्ट के अंदर प्रोटीन्स के फंक्शन जो है वो आ चुके हैं, तो क्लासिफिकेशन के अंदाज में करें वैसे करें एक ही बात। मुझे आप लोगों की तरफ से प्रोटीन के फंक्शंस चाहिए कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या है। मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए हर स्टूडेंट को पता है कि स्ट्रक्चरल रोल है, हमारे सेल के अंदर 18% प्रोटीन मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे एक सेल के अंदर तकरीबन 18% प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चरल रोल आपको मिलेगा। डिफेंस में रोल प्ले करते, ठीक है, प्रोटेक्शन में रोल प्ले करते बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, सॉरी, इंटरफेरॉन्स प्रोटीन्स होते हैं, साइटोकाइंस, ये सब आपके पास प्रोटीन। तो ये डिफेंस में रोल प्ले कर, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन लिपिड के साथ कंबाइन होने के बाद लिपिड्स की ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के अलावा आपने अभी पीछे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा है कि उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है और एक अमाइनो ग्रुप है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर रख रहा है। ठीक है, दे हैव द एम्फोटेरिक नेचर, ये बफर के तौर पे काम करता है। हमारे ब्लड में बहुत सारे बफर्स हैं, उनमें सबसे अहम बफर हमारा हीमोग्लोबिन है, याद रखिए। रेड ब्लड सेल की सरफेस पे जो हीमोग्लोबिन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट बफर। हमारे ब्लड के अंदर अहम तरीन बफर में बाइकार्बोनेट आयंस शामिल हैं, H+ आयंस भी मौजूद हैं। जितने बाइकार्बोनेट्स वगैरह वो अहम तरीन बफर हैं। एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो 7% प्रोटीन आते हैं वो है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी आपके पास एक्सीलेंट बफर और पीएच के चेंज को रजिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो बफर मौजूद है। इसके अलावा ये फर्दर प्रोटीन्स का काम है कॉलवाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, कॉलवाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करना। अक्सर लोगों को कॉलवाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का लफ्ज याद नहीं रहता। अगर आपको ये याद रखना है तो मेरी एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि देखें, हमारा लिवर जो है वो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बनाता है, ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, क्या, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन। और ये क्या करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, ये प्रोटीन हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाज्मा में 90% पानी है उसको ये कंबाइन करके रखते हैं ताकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे चला ना जाए। किसी का खुदा ना खासा लिवर फेल हो जाए तो उसके पेट में पानी भर जाता है, यानी पेरिटोनियल कैविटी में पानी भर जाता है। पेरिटोनियल कैविटी में पानी जो भर जाता है इसकी वजह क्या है कि ये एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन आपका लिवर बनाना छोड़ देता है। ठीक है, आपका लिवर जो है वो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन बनाना छोड़ देता है। इससे क्या होता है, जब लिवर आपका एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाना छोड़ देता है तो पानी जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, और ऐसा ऐसा लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड
या ऐसा लिवर कैंसर वाला पेशेंट जो है वो आपके पास पानी भी बहुत लिमिटेड पी रहा होता है कि कहीं उसकी पेरिटोनियल कैविटी में ना आ रहा हो। तो ये फंक्शन कहलाता है इसका कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पानी को जो है वो प्रोटीन हमारे रिटेन कर, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स के और क्या फंक्शन है? प्रोटीन्स के फंक्शंस हार्मोन्स की शक्ल में आप पीछे एंडोक्राइनोलॉजी कर आ रहे हैं। दुनिया का कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो प्रोटीन ना हो। अगर मैं राइबोसोम के बारे में बात करूं, राइबोसोम एक एंजाइम के तौर पे काम करता है। कौन से एंजाइम के तौर पे काम करता है आप बताएंगे? नाम बताएंगे? फौरन गर्दन नहीं लेकर सोचा करें। आपके क्या बताऊं, एंट्री टेस्ट टोटली ना रिकॉल है कि आपके सामने झट से नए सवाल है, आप फौरन झट से नए विटी हो गया है, हाजिर जवाब होगा, फौरन जवाब। तनिषा बताओ क्या कहते हैं कि राइबोसोम कौन से एंजाइम के तौर पे काम करता है? राइबोसोम वाला नाम नहीं चाहिए, स्पेशल नाम चाहिए, इसका आम नाम। क्यों सेकंड ईयर के अंदर तुमने प्रोटीन सिंथेसिस में नाम नहीं पढ़ा भाई? किस एंजाइम के तौर पे काम करता है? सॉरी, नाम आप बताएंगे? यस, पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज के तौर पे काम करता है। आप जरा याद करें कि ये राइबोसोम है, ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम यूं आ रहा है इस तरफ। तो जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड रखे हुए होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए आपको एंजाइम चाहिए। तो राइबोसोम का जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है वैसा पेप्टिडाइड ट्रांसफरेज काम करता है कि वो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ दे, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करे। याद आ रही बात? तो कहना ही चाहता हूं कि अगर राइबोसोम भी है तो वो एज एन एंजाइम काम कर रहा हो, तो उसके अंदर 50 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं राइबोसोम के, ठीक है। चलें, हार्मोन हो गए, एंजाइम हो गए, और प्रोटीन्स के क्या फंक्शन है? एक आदमी कैद में है, उसको कुछ खाने को नहीं दिया 10 दिन तक, तो 48 आवर्स में उसके जिस्म से सारे कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 48 आवर्स में उसके सारे कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाए, फिर बारी आएगी उसके फौरन बाद लिपिड्स की, और फिर बारी आएगी किसकी? फिर बारी आएगी उसकी प्रोटीन, यानी प्रोटीन थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रोटीन थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम प्रायोरिटी पे प्रोटीन से एनर्जी नहीं ले रहे हो। तो क्या एनर्जी की थर्ड सोर्स। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस जो है उसके हर स्टेप के ऊपर आपको, ग्लाइकोलिसिस के हर स्टेप पे आपको जो है वो चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम वहां पे, एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन, अगर वो एंजाइम ही नहीं होगी तो ग्लाइकोलिसिस ही नहीं होगी, ठीक है। जब एंजाइम नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस ही नहीं होगी। तो इसलिए आपके पास वहां पे चूंकि हर स्टेप पे प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, तो वो प्रोटीन का फंक्शन इसलिए और ज्यादा डोमिनेटिंग हो जा रहा है। लेकिन एज एन एनर्जी रिसोर्स जो है वो थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने प्रोटीन्स के जो फंक्शंस लिखी, इसमें से कोई और फंक्शन अगर आप ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड कर दें। कोई और फंक्शन अगर आप ऐड करना चाहें। ओके, मुझे जरा ये रिवाइज रिवाइज करा रहे हैं बेटा, आप कराओगे रिवाइज पीछे? आपसे क्या है? हाँ, आप ये बताओ कि सिकल सेल एनीमिया में मसला क्या होता है? एवरीवन नोस। ये वाला टॉपिक चूंकि क्रोमोसोम और डीएनए अब आपके कोर्स का नहीं है, एप्टीट्यूड के कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अपने दूसरे टॉपिक से निकल निकल कर आपके जो टॉपिक शामिल नहीं है अगर आप कर सकते हैं लाजमी करके जाएं, आएंगे बता रहा हूँ, आएंगे, ठीक है।
तो मेरे हमसे सवाल था सिकल सेल एनीमिया के अंदर मसला क्या होता है। जो पहला जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह पे वैलिन आ जाता है, उससे सिकल सेल एनीमिया होता है। तो यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, मैं आपको इसके बाद अमाइनो एसिड के नाम लिख के फिर बता देता हूँ आपको, इसको नोट करना है, आप करें। आपकी जो फर्स्ट ईयर की किताबें हैं सेन बोर्ड की और वैसे, उसमें कितनी किताबें ऐसी हैं जिनमें डाई सल्फाइड लिंकेज कभी प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए लिखा है उन्होंने, कभी सेकेंडरी के लिए लिखा है, कभी टर्शियरी के लिए लिखा है। डाई सल्फाइड किसी एक स्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक है नहीं, ये बात ध्यान रखें। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको डाई सल्फाइड लिंकेजेस मिल सकते हैं। आपको वैसे स्क्रीन के ऊपर लाइट डिस्प्ले की नहीं होगी। जी सर, ग्रुप पे बार बार मैसेज आता है। यहाँ पे दो स्टूडेंट्स को आपने ऐड करना है मीटिंग में। काम भी करते जाइए, मेरे सवाल का जवाब दिया। हर वो बात जो प्रोटीन से आपसे पूछी जा सकती बेटा आपको पता होना चाहिए। मेरा सवाल सुनिए जरा। प्रोटीन कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन के दो डिसऑर्डर्स हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। कैन समवन नेम इट? आपने मेरे सवाल को तो तवज्जो ही नहीं दी। एंटी टेस्ट से ताल्लुक रखता है इस सवाल का ताल्लुक। हाँ बेटा आप बोलो। एक जो एब्डोमिनल कैविटी बहुत ज्यादा बड़ी आती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, तो उनको शेर से काम तो से लाउडली वॉश योर कर गुड। और दूसरा आपने वो लतीफा सुना होगा ना, सुनिए जरा गौर से। सोमालिया में कैद हो गया, सोमालिया में कहत हो गया। अब मेरी बात गौर से सुनेंगे, मैं समझता हूँ ये लफ्ज भी याद रखेंगे जो मैंने आगे। मैं आमतौर पे कोई जोक सुनाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी इस सवाल की तरफ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सोमालिया में कहत हो गया, उनकी बिल्लियों की रेस हुई। ठीक है, दुनिया की बिल्लियों की रेस हुई, उसमें सोमालिया की बिल्ली जीत गई। बताएं कैसे? तो सोमालिया के जो शेर थे ना, वो ना खाने के जैसे बिल्ली के साइज के हो गए। तो वो शेर दरअसल उन्होंने रेस में हिस्सा लिया और वो जीत गए। अब याद रखेंगे, मरासमस और क्वाशयोरकर, जो मैंने आपको सोमालिया का नाम लिया, वहां पे जब कहत हुआ था, ठीक है, वहां पे जब कहत हुआ था, लोगों को खाने को गोश्त अवेलेबल नहीं था। हम लफ्ज यूज करते हैं मरासमस और क्वाशयोरकर। आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसके बाद लिख लेता
कोलॉइड ऑफ स्पॉटिक प्रेशर आप कॉपी कर लेना, इसके बाद रिपीट कर लो। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, सुनिए जरा गौर से, कोलॉइड ऑफ स्पॉटिक प्रेशर वाली बात बार दोबारा रिपीट करो, और जरा आप तरीके से सुन लेंगे आपको फायदा होगा। देखिए जरा, देखिए हमारा जो ब्लड है ना, उसके अंदर 60% प्लाज्मा है
और 40% सेल्स मौजूद। जो 60% प्लाज्मा है इसमें 90% पानी है, 7% प्रोटीन है और 3% अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, 7% प्रोटीन मौजूद। अब बात ये प्लाज्मा में जो 90% पानी है इसको बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर रिटेन कौन करके रखे, ये कैसे रिटेन हो? तवज्जो इसको तो बताओ, तुम्हारे लिए तो बता रहा हूँ, तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। इसके अंदर 7% प्रोटीन है आपके ब्लड में, 90% पानी को कौन रिटेन रखेगा? तो 7% प्रोटीन में कौन शामिल है? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन शामिल। कौन बनाता है? लिवर बनाता है। और लिवर इसको बनाने के बाद कहाँ डाल देता है? ब्लड में डाल रिलीज कर देता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन को। उससे क्या होता है कि ये पानी को रिटेन रखना, ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद। और मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के बता देता हूँ, सुनिए कौन सा आपका होम्योस्टैसिस का चैप्टर भी है। आपने कोई ऐसा बंदा देखा है खुदा ना खास्ता जिसकी किडनीज फेल हो? मैं आपको बताऊं, किडनी फेलियर की निशानी है कि आंखों के पास यहाँ पे खास तौर पे हल्के आ जाते हैं, एडिमा हो जाता है। और जो बहुत ज्यादा सीवियर किडनी फेलियर का पेशेंट होता है ना, उसको आप यूं हाथ लगाएंगे आपकी पूरी बॉडी एडिमा होती है। मसला क्या होता है कि उसकी किडनी से भी बॉडी से एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन जो है वो एक्सक्रीट हो रहे हो, लॉस्ट हो रहे हो, तो ब्लड में कम हो जाता है। जब ब्लड में कम हो जाते हैं तो वो पानी जो है बॉडी के अंदर स्पेसिस में जमा हो रहा हो। या जो लिवर फेलियर वाला पेशेंट होता है वो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन बनाता नहीं है, तो वो जो पानी पिएगा ना तो वो ब्लड वेसल्स में रिटेन नहीं होगा बल्कि बाहर आ जाएगा। और कहाँ जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा। ऐसे तमाम मरीज जो लिवर फेलियर के साथ होते हैं अस्पताल में, उनके पेट में सुई चुबोकर इंजेक्ट करके पानी खींचा जाता है और फिर पानी फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो काम क्या है इसका? ब्लड प्रोटीन का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पानी को रिटेन रखता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद आइए फर्दर। मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर फर्ज करें वो आपके एग्जाम के अंदर वो प्रोटीन कैलोरिक मेलन्यूट्रिशन वाली चीज अगर दे दें तो आप पता है एतराज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बेसिक में आती है कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्रोटीन कैलोरिक मेल न्यूट्रिशन, दो बीमारियां, मरासमस और क्वाशियोरकर। जरूरी नहीं है किसी मुल्क में कहे तो वहां भी बीमारियां हो। कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको प्रोटीन डाइट सही से नहीं दे रहे होते, तो भी बीमारी हो सकती है, मरासमस हो सकती है या क्वाशियोरकर हो सकती है, डिपेंड करता है। ये दो आपके पास प्रोटीन कैलोरिक मेलन्यूट्रिशन की बीमारी है। ठीक है, चले। अच्छा, एक बात बताएं, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से हैं, तो पता है ना आप, मसल्स के अंदर जो एक्टिन मायोसिन शॉर्ट हो जाते हैं साइज में, दे आर आल्सो नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे सीड्स वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स कहलाते हैं। चले, प्रोटीन से रिलेटेड और कोई बात आपने पूछनी है पूछी? मतलब हर एस्पेक्ट प्रोटीन का जो है वो कवर होना चाहिए। चलें, प्रोटीन के बाद अभी ये कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। नाउ नेक्स्ट टू इट इज आई एम मूविंग टुवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट्स।
मैं यहाँ से शुरू करूंगा, इतनी अगर बात नोट करनी है आप करें तो कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेशन चाहिए, आप बताइए कार्बोहाइड्रेट्स की definition। आप बताइए। Ketose नहीं होते, hydrates of carbon having hydrogen and oxygen in the same ratio is in what? Hydrates of carbon having hydrogen and oxygen in same ratio as in water. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, having hydrogen and oxygen in the same ratio as in what? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, 6 1 6, 6 2 12। सक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, 11 1 11, 11 2 22। राइबोज शुगर है C5H10O5, 5 1 5, 5 2 10। तो आपको इन सब के अंदर जो है वो 2:1 का रेशो है। When they are the hydrates of carbon having hydrogen and oxygen, the same ratio is in what? क्लासिफिकेशन में आपके पास मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, oligosaccharides and polysaccharides। ठीक है, ये आपके पास की क्लासिफिकेशन। सैकराइड का लफ्ज आ रहा है सैक्यूरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, गन्ने को कहते हैं, शुगर केन को कहते हैं। शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम है सैक्यूरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, सैक्यूरम ऑफिसिनेरम।
वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? एंटी टेस्ट में बगैर बताए एक दफा आ चुके हैं ना, बहाने से रिवाइज ही करा दूं मैं आप। वीट का बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम इंडिकम। ट्राइटिकम इंडिकम। ध्यान में आएगा सर, वीट का यहाँ पे क्या जिक्र आ गया? कोई बात नहीं, स्टार्च तो होता है ना, वीट जो है स्टार्च की रिसोर्स है कि नहीं? आलू का बायोलॉजिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोजम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोजम। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम? जब पेपर बनाने वाले को क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे होते, तो उसको लाजमी आपकी ऑब्जेक्टिव जो है ना उससे बाहर निकलना पड़ता है, तो उस पे वो आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रहा हो, तो मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो कहाँ चला जाएगा? वो आपकी किताब में क्रोमोसोम और डीएनए में भी चला जाएगा। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखकर मैं जो आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ना, वो क्रोमोसोम और डीएनए में भी घुस जाएगा, उस सेल साइकिल में भी घुस जाएगा। ध्यान में रखिए। चलिए, मोनोसैकेराइड्स की बात कर रहा हूँ, मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन। जी, मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन। These are the carbohydrates which cannot be further broken down into simpler carbohydrates. ठीक है, which cannot be further broken down into simpler carbohydrates. जो मजीद सिंपलर कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं। These are the carbohydrates which cannot be further broken down into simpler carbohydrates. Okay. ट्रायोस शुगर है, टेट्रोस शुगर है, पेंटोस शुगर है, हेक्सोस शुगर है और हेप्टोस शुगर है। C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोस शुगर, एरिथ्रोस, एरिथ्रोलोस, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, राइबोलोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर। ग्लूकोस, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस, हेप्ट्यूलोस। Okay, this is the list of monosaccharides.
ठीक है, ये आपके पास मोनोसैकेराइड्स की लिस्ट। अच्छा, इस पे कल हमने बात की थी, एक ग्लूकोज पे बात की, स्ट्रक्चर बनाया था, फ्रक्टोज पे बात की, स्ट्रक्चर बनाया था, राइट? ठीक है। और इस पे कल मैंने आपसे ये भी बात की थी कि ग्लूकोज में आपको डी ग्लूकोज राइट हैंडेड शुगर मिल रही है, लेफ्ट हैंडेड शुगर मिल रही है। वजह मैंने आपको बता दी थी कि हमारी बॉडी में जो राइट हैंडेड ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं। अब एक शुगर के मरीज को मीठा खाना है तो बड़ा दिल चाह रहा है, दूसरे लोगों को खाते हुए देख रहे हैं, तो उसको आप एल ग्लूकोज दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी वो मुंह से जबान से टच तो होगी, उससे वो उसको टेस्ट आ जाएगा, स्वीट टेस्ट आ जाएगा। लेकिन क्या है कि आपके पास वो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो कि वो कैलोरीज जनरेट कर सके। तो ये बात आपसे कल की थी। बाकी देखिए, राइबोज राइबोलोज तो आपको पता है कि डीएनए आरएनए के अंदर आपको मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब केल्विन साइकिल होती है तो उसके मेन स्टेप्स टोटल 13 है। ठीक है, सिर्फ 3 आपको पढ़ाए जाते हैं। उसमें दौरान उसके एरिथ्रोज ही बन रहा होता है, एरिथ्रोलोज ही बन रहा होता है, फ्रक्टोज ही बन रहा होता है, ठीक है, हेप्टिलोज ही बन रहा होता है। तो वहां पे ये सारे कंपाउंड्स बन रहे हो, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए ये सारे मोनोसैकेराइड्स बनना साबित है। चलें, मोनोसैकेराइड्स के बाद अब उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं, करने इतना नोट करने। आप लोग अपना कॉपी करें, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि आप पहचान सकें।
आप कॉपी कर लेंगे तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ बनाऊंगा समझाने के लिए, तो आपके साथ चला लूं। या आप मेरे पास ही याद कर लें चैप्टर जो है ना, या मेरे पास ही याद कर। इस चैप्टर में अगर आपको इवन घुमा के सवाल मिल भी सकता है, आपको बता रहा हूँ, तो वो छोटी से छोटी चीज वाटर के लिए भी सवाल घुमा हुआ मिल सकता है, और आपको लगेगा कि आपने वाटर पढ़ा हुआ ही नहीं। दोबारा मुझे किसी भी स्टूडेंट को बीट का बायोलॉजिकल नेम रिपीट ना कराना पड़े, सबको याद हो जाए। ट्राइटिकम इंडिकम, ठीक है, बीट का बायोलॉजिकल नेम है, दोबारा कभी भी आपको रिवाइज ना कराना पड़े। चावल भी तो सोर्स ऑफ स्टार्च है, चावल को भी तो कुछ कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं? चावल को तो पता होगा, रोज चावल खाते हैं। हाँ, आइंदा चावल खाएंगे ना तो उसका नाम घर में रखते हैं ओराइजा सेटिवा खा रहे हैं। रोटी खाएंगे तो ट्राइटिकम इंडिकम खा रहे हैं, घर की दीवार पे लगा रहे हैं, घुमाने याद हो जाएगा आपको। आलू तो रोज ही खाते हो, सोलेनम ट्यूबरोजम।
अच्छा, इट्स टू लेट के मैं आपको मजीद टाइम दूं, मैं इस वाली जगह को मिटाऊंगा बस, बता दूं? हमने कल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी बात की थी, ऐसा ही है। मैंने नीचे एक स्ट्रक्चर बनाया है, हो सकता है आप में से कोई इसको पहचान ले। मैं ये जो ग्रीन से बनाया है इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, मैं बना यही रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं कि इसको प्रोमिनेंट करने के लिए रेड से बना रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज है, कोई बता सकता है? जो मैंने आपके सामने बनाया है। बस करें एग्जाम में बना हुआ स्ट्रक्चर आ गया और पूछेंगे ये क्या चीज है, क्या जवाब? पूरे ना बताएं, अल्लाह ना बता रहे क्या? तो तुम हंस क्यों ना बता रहे, कोई चीज खोलिए, मोबाइल वगैरह तो नहीं खोला पक्का? ठीक है, गुड। ये देख, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके डाइसैकेराइड सक्रोज बनाते नहीं बनाते? ये उसका स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये पहला कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 कार्बन ये रहे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो दोनों 6 6 कार्बन वाले हैं आपके पास। ठीक है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, कल जो आपके सामने बनाया था। कल जो फ्रक्टोज आपके सामने बनाया था, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे इस तरीके से करके यहाँ पे हमने CH2OH लिख दिया था, तो CH2OH दो आपके पास आ गए। ठीक है, और ये दोनों आपस में बॉन्डेड है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज। ठीक है, कल मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड ग्लूकोज, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज रिवाइज कराया था, फ्रक्टोज बना के बताया था। एक स्ट्रक्चर आज याद कर लें, और वो स्ट्रक्चर सक्रोज का बनाए। और किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि सर इस स्ट्रक्चर में और इसमें बड़ा फर्क नजर आ रहा है, तो देखिए कोई बात नहीं है। आप ये वाला बॉन्ड खोल के ना, आप ये वाला बॉन्ड खोल के यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरीके से जोड़ सकते हैं, तो वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो जाता है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में मिलता है आपको ग्लूकोज, और ग्लूकोज फ्रक्टोज और क्लोज चेन में मिलते हैं, दोनों फॉर्म से मिलते हैं। और लेकिन सक्रोज में कभी भी आपसे बनाने के लिए कहूँ तो आपको सक्रोज बनाना आना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत ये तो नहीं है कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ये क्या है, HOH है ना।
ये ऑब्वियस बात है कि जो लाइनें बनाई है HOH मौजूद है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बाकी तमाम जगहों पे आपके पास H और OH मौजूद है।